reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan. टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में सोमवार से शुक्रवार हर रोज हम आपके लिए अलग अलग विषय चुनकर लाते हैं, जिस पर विस्तार से विशेषज्ञ मेहमानों से हम चर्चा करते हैं। विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। तो आइए, आज भी कुछ खास विषय है जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनके बारे में आपको बता दें। पशुपालन से जुड़े हुए हैं आज के विषय, तो नजर डाल लेते हैं आज के विषयों पर। पशुओं का आवास एवं पोषण प्रबंधन और इसके अलावा सर्दियों में मछली पालन, इन विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर इन विषयों के बारे में आपको जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि कॉल करने के दौरान आपको कोई पैसा नहीं लगना है, लेकिन आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखिए, सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें जिनसे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर KML पाठक, पूर्व कुलपति दुवासू मटका से बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर SK सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो लखनऊ से। डॉक्टर SK सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सर्दियों का मौसम चल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में इंसान पशु भी परेशान हो जाते हैं, हलकान हो जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर पाठक, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि सर्दियों के इस मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? जो मौसम है वो किस तरह से पशुओं की उत्पादकता को प्रभावित करती है? देखिए, आपने सही कहा कि इस समय सर्दियों का मौसम है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बल्कि हमारे देश के कुछ भागों में तो इस समय शीतलहर भी चल रही है। सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जिस तरह से हम लोगों को, अपने इंसान को जिस तरह से ठंड से बचाना होता है, हमारे पशु भी हमारे एक परिवार का हिस्सा होते हैं। वो हमारे पशु भाई जो है पशुओं को रखते हैं। तो जैसे जितने पशुपालक हैं अपना ध्यान रखते हैं, वैसे ही ठंड में अपने पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे इंसानों को सर्दियों में बहुत बुखार आ जाता है, सर्दी लग जाती है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, निमोनिया हो जाती है। ये सब बातें पशुओं में भी होती हैं। और हम जानते हैं कि पशुपालकों की आय का मेन सोर्स जो है, मुख्य स्रोत जो है, पशु है। अगर पशु आपका बीमार हो गया, पशु को बुखार आ गया, पशु चारा नहीं खा रहा है, पशु पानी नहीं पी रहा है, तो स्वाभाविक उसका उत्पादन घट जाएगा और उत्पादन घटेगा तो आपको उसकी हानि होगी। इसलिए पशु
पशु का स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जाड़ों में जितनी देखभाल अपनी करते हैं उतनी ही पशुपालक भाइयों आपको अपने पशुओं की भी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे अपने पशु को आप स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। तापमान में गिरावट के साथ पशुओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है, जिससे उनकी सेहत भी बनी रहे और उत्पादन भी अच्छा मिलता रहे। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि बदलते मौसम के साथ पशुओं के आहार आवास में तब्दीली अवश्य करें, जिससे पशु की सेहत को सुनिश्चित किया जा सके। इस मौसम में पशुओं को भूसे में सरसों और बथुआ जैसे हरे चारे मिलाकर दें। इसके अलावा पराली को बारीक काटकर भी पशु को दिया जा सकता है। पराली की तासीर गर्म होती है, इससे पशु के शरीर में गर्मी मिलेगी। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में पशुपालक कई तरह से गर्म आहार देते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में लहसुन कूट कर दिया जाता है, तो पंजाब, हरियाणा में गुड़ और अजवाइन दिया जाता है। इसके अलावा सुबह व शाम के समय पशु को गुड़ के शीरे में पका हुआ दलिया दिया जा सकता है। इसमें सौंठ या सूखे अदरक का पाउडर मिलाया जा सकता है, जो पशु को कई तरह से लाभ पहुंचाएगा। इस समय पशु के आहार में कैल्शियम की मात्रा भी सुनिश्चित करें। साथ ही पशु को जब भी पीने का पानी दे वो हल्का गर्म होना चाहिए। आहार के साथ ही सर्दी के मौसम में पशुओं के रहने के स्थान को भी व्यवस्थित और साफ सुथरा रखें। साथ ही पशुओं को सुरक्षा देने के लिए जूट के बोरे जैसी चीजों को उपयोग कर सकते हैं, जिससे पशुओं को गर्माहट मिले और ठंड का असर ना हो। आवास के दरवाजों व खिड़कियों को ज्वार या बाजरे की टाट बांधकर सर्द हवाओं से पशु की रक्षा करें। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और देखा कि किन किन बातों का ध्यान इस वक्त आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले मेहमान का। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे मछली पालकों को इस वक्त क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो सर्दियों का मौसम है इसमें जो मछली पालन कर रहे हैं उन्हें किस तरह से अपनी मछलियों का ध्यान रखना चाहिए और सर्दियां किस तरह से मछलियों को प्रभावित करती है, ये भी हमें बताएं। सर्दियों में मछली पालन के लिए विशेष प्रबंधन विधियां करनी पड़ती हैं। विशेषकर ये देखा जाता है कि सर्दी में मछलियों की बढ़वार रुक जाती है, क्योंकि मछली जो है शीत रक्त प्राणी है, तो जो जल का तापमान होगा वही मछली के शरीर का तापमान होता है। तो आजकल शीतलहर जो उत्तर भारत में चल रही है, तापमान जो सुबह के काल में 6-7 डिग्री पानी का हो रहा है और दोपहर के बाद 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, तो ये मछलियों के बढ़वार के लिए लाभदायक नहीं है। क्योंकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जब तापमान चला जाता है तो मछलियां जो है खाना वो कम कर देती हैं, मंद पड़ जाती हैं। तो धीरे धीरे जैसे और निम्न हो जाएगा तो एकदम नहीं खाती हैं, तो इसलिए उनकी बढ़वार पर प्रभाव पड़ता है। और इसके लिए तो मछलियों के बढ़वार पर खासतौर पे इस वक्त प्रभाव पड़ता है सर्दियों के इस मौसम का, और ऐसे में किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मौसम के अनुसार मछलियों की देखभाल करने से बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। सर्दियों के मौसम की बात करें तो इस समय तालाब में खास प्रबंधन करने होते हैं। हालांकि मछली पानी में रहती है, लेकिन बदलते मौसम का उसके विकास पर सीधा असर पड़ता है। यदि सही प्रबंध न किए जाएं, तो तालाब में ऑक्सीजन की कमी होना लाजमी है। ऐसे में मछली पालक मौसम पर निगाह बनाए रखें। आसमान में बादल छाने पर तालाब में जाकर देखें कि मछलियां पानी से बाहर मुंह तो नहीं निकाल रही। अगर ऐसा है तो ये पानी में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हैं। ऐसे में तालाब में ऊंचाई से पानी गिराएं या ऑक्सीजन एरिएटर दिन में 2 से 3 बार चलाएं। साथ ही मछली पालकों को चाहिए कि तालाब में कम से कम 2 मीटर तक जल स्तर बनाए रखें, जिससे मछलियों पर ठंड की वजह से कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। साथ ही तालाब के चारों ओर साफ सफाई रखें, घास फूस निकाल कर अलग कर दें, जिससे नुकसान पहुंचाने वाले जीव हट जाएं। इस मौसम में भोजन देते समय इस बात का ध्यान रखें कि सर्दियों में मछलियां ज्यादा सक्रिय नहीं होती, जिससे उनकी खुराक कम हो जाती है। ऐसे में आहार भी कम दें। कोशिश करें कि भोजन शाम को भिगोकर सुबह उसका 100 से 200 ग्राम गोला बना लें। इसके बाद इसे तालाब के एक कोने पर ट्रे में रखकर रोज निश्चित समय पर दें और समय समय पर तालाब में जाल चलाकर देखते रहना चाहिए कि मछली स्वस्थ है या नहीं। बीमार या मृत मछलियों को तालाब से निकाल दें।
जी हाँ, तो इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है। जी नंदस्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। गांव मेरा बसोली पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मछली जल की रानी है, जल ही उसका जीवन है, हाथ लगाओ डर जाते हैं, बाहर निकालो मर जाते हैं। तो ऐसी दशा में जो हमारी सर्दियों में मछली का पालन किया जाता है, इसमें कभी कभी मछलियों के शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, जैसे कैंसर सा लगता है, सड़न ऐसी हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर सिंह बताएं, क्या सुझाव देंगे आप? जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि मछली जल की रानी है, तो ये सही बात है। मछली ही उसका जीवन का माध्यम है। पानी के बिना जीवन उसका अधूरा है, इसलिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि सर्दियों में जल का तापमान कम हो जाता है और 20 डिग्री के नीचे जब आता है तो मछली आहार ग्रहण नहीं करती है, ऐसी दिशा में बढ़वार पड़ता है। इसका मुख्य कारण होता है कि जो प्राकृतिक अवस्था में तालाब में जो काई होती है या शैवाल होते हैं, सूक्ष्म शैवाल होते हैं, उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो सर्दियों में प्रकाश की रोशनी नहीं होती है, सूरज की रोशनी नहीं होती है, तो ये ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हो पाता, तो ये समस्या आती है। जैसा कि वीडियो क्लिप में भी बताया गया है, तो ये समस्या होती है। तो इसके लिए जैसे आपने कहा कि एरिएटर का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये काफी प्रासंगिक है। वैसे जब तापमान को बढ़ाना होता है कि मछली कैसे 20 डिग्री से ज्यादा अगर हम तापमान करें, तो चूंकि ये खुले वातावरण में होता है, तो बाह्यगत जो तापमान होता है वो कभी कभी उत्तर भारत में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है कि तापमान को हम नियंत्रित करें समग्र मछली पालन के लिए। लेकिन कुछ विशेष अवस्थाओं के लिए ऐसा ग्रीन हाउस इत्यादि लगाकर इसको किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और विशेषकर सर्दियों में जो भूमिगत जल है, जिसमें 28 डिग्री तापमान उस जल का तापमान होता है, और अगर 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान तालाब के पानी का होता है, उसका उसमें मिलावट करें और मिश्रण करें, तो इससे कुछ हद तक तापमान में बढ़ोतरी होती है और मछलियों में तनाव नहीं होता, बढ़वार पर कुप्रभाव नहीं होता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कार्यक्रम में। और इस वक्त हमारे पास एक सवाल आया है ईमेल के जरिए, यहाँ पर शामिल करते हैं। डॉक्टर संजीव जी ने सवाल पूछा है कि 1.5 साल की गाय की बच्चिया है इनकी और वो जुगाली नहीं करती है, तो क्या करें? जी देखिए, जुगाली की समस्या कभी कभी हमको देखने को मिलती है, और ये जो गाय भैंस हैं ये जुगाली वाले ही पशु हैं। जुगाली करने से जो भोजन है वो इनका पाचन में मदद करता है, तो हो सकता है उसके मुंह में या उसके गले में कोई समस्या हो। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि क्योंकि 1.5 साल की और 1.5 साल तक जुगाली नहीं कर रही है, तो तुरंत आप किसी वेटनरी डॉक्टर के पास जो आपके नज़दीक को जो भी पशु चिकित्सालय है वहाँ पर दिखाएं। और कोई गांठ वगैरह तो नहीं है या कहीं कोई दर्द तो नहीं होता है, उसमें मुंह में कोई समस्या तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है फिजिकली उसको जब उसका परीक्षण करेंगे तब मालूम पड़ेगा, और उसके बाद ही समस्या का निदान हो पाएगा। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इस वक्त एक और ईमेल हमारे पास आया है, उसे हम शामिल करते हैं। माफ कीजिएगा, फेसबुक के जरिए हमारे पास ये सवाल आया है। रितेश भारती जी ने सवाल पूछा है छपरा बिहार से। इन्होंने सवाल ये पूछा है कि मैं मछली पालन करने के लिए उत्सुक हूँ, 1 बीघा का पुराना तालाब है, कैसे शुरुआत करें, किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसका प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं? जी मिश्रा जी ने भारती जी ने जो सवाल किया 1 बीघा तालाब है, तो उससे ये नहीं पता चलता। 1 बीघा कई जगहों पर स्थानीय दशाओं के अनुसार उसका माप अलग हो जाता है। आमतौर जो 1 एकड़ में बड़ा वाला बीघा जो होता है वो 1.5 बीघा होता है। तो ऐसी दिशा में 1 बीघा का मतलब करीब 3000 वर्ग मीटर की एरिया बनेगा। तो इसके लिए किसान भाई को प्रारंभ में जो उन्हें तालाब अगर शुरुआत करनी है तो सबसे पहले मृदा का परीक्षण करना होगा, और सबसे पहले गड्ढा बनाना होगा, 1 गुणे 2 मीटर का गड्ढा, और इसमें प्रोफाइल स्टडी करना होगा कि तली में 2 मीटर के आसपास जो तली है, निचला स्थान है, वहां पर मृदा कैसी है, मृदा मटियार है या मटियार दोमट है। इस बात का ध्यान देना होता है कि बलुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बलुई मृदा होने से पानी का जो रुकाव होता है वो नहीं होता, पानी ठहरता नहीं है, जो मछली पालन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मटियार या मटियार दोमट वाली मिट्टी अगर उनको मिल जाती है तली में, तो ये काफी उपयोगी होता है और वो मछली
मछली पालन को कर सकते हैं। तालाब बनाने के लिए उन्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि चौड़ाई का 2.5 गुना लंबाई रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 40 मीटर चौड़ाई है तो 100 मीटर के करीब आपकी लंबाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके कई लाभ है, वैज्ञानिक लाभ है। जाल छोटी पड़ेगी, उसको उपयोगिता आसानी से हो सकेगी। साथ ही साथ जब वायु की तरंगें वायुमंडल से घूमती हैं तालाब में, तो लंबे आकार का आयताकार आकार में तालाब होता है, तो जल जो उत्प्लावन होता है जल का, उससे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है और मछलियों के लिए काफी लाभकारी होता है। बिल्कुल। तो रितेश भारती जी, मछली पालन से जुड़ी कई जानकारी आपको मिली, आपने प्रशिक्षण के बारे में भी पूछा है, उसका भी जवाब आगे लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। तो राजपति जी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी राजपति जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास एक एचएफ फिजिशियन है गाय जी। एचएफ फिजिशियन है, वो 2 साल हो गए बच्चा दिए। बीच में डॉक्टर को दिखाया, लेकिन आकर सीमन चढ़ाए, उससे फिर वो नहीं बन पाए, फल पाई। एक प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है। इसके विषय में जानकारी लेना चाहता हूँ मैडम जी। हाँ राजपति जी, बिल्कुल आपकी समस्या थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन इतनी गंभीर नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती है। हो सकता है आपने दिखाया होगा किसी को, लेकिन मैं सलाह दूंगा, क्योंकि 2 साल हो गए हैं और 2 साल के बाद गाय को ज्ञापन हो जाना चाहिए। 2 बातों का ध्यान रखिए, एक तो जहां से भी आप उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, यानी टीका लगवा रहे हैं, सीमन डलवा रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है उसके जननांगों में कोई किसी प्रकार की समस्या हो रही हो, तो वो उसका जो परीक्षण है वो किसी ट्रेंड जो वेटनरी डॉक्टर है उसके अगर आप कराएंगे तो निश्चित रूप से इसका निदान होगा। साथ ही साथ तीसरी बात और कहूंगा कि थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर जो है अपनी गाय को जरूर दीजिए। कभी कभी जो है ज्ञापन होने में मिनरल मिक्सचर का कमी हो जाती है, तो वो समस्या आती है और इससे उसमें सुधार मिलता है और बड़ा फायदा होता है। जी बिल्कुल। तो राजपति जी, इन सुझाव पर जरूर अमल करें, हमें उम्मीद है कि जो समस्या है उससे छुटकारा आपको मिलेगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम सर्दियों के मौसम में दुधारू पशुओं और मछलियों की देखभाल के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा हेलो किसान 2015@gmail.com पर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। यहाँ पर सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल लेते हैं जो ईमेल के जरिए हमें मिला है। ये सवाल भेजा है प्राण सिंह लोधी जी ने मध्य प्रदेश से। इनका सवाल मछली पालन से भी जुड़ा हुआ है और गाय से भी जुड़ा हुआ है। तो पहले मछली पालन से जुड़ा हुआ जो इनका सवाल है उसे यहाँ पर लेते हैं। उनका सवाल ये है कि रायसेन में मछली पालन किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो कौन सी किस्म की मछली का पालन यहाँ पर करें। जी डॉक्टर सिंह बताएं।
रायसेन यानी मध्य प्रदेश में मछली पालन की ये बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही है कि इन्हें मृदा का परीक्षण जैसे मैंने पूर्व में बताया वैसे करना चाहिए। और इसमें जहां तक प्रजातियों की बात है, मध्य प्रदेश में आमतौर पर जो भारतीय सफर मछलियां जिन्हें कहा जाता है, इंडियन मेजर कार्प, रोहू हुआ, भाकुर हुआ, नैन मछली हुई है जिसे मृगल भी कहा जाता है, 3 ये मछलियां हुई। और 3 जो विदेशी मछलियां हमारे देश में बहुत पहले ला दी गई हैं 60 के दशक में, तो वो सिल्वर कार्प हुई, ग्रास कार्प हुई, कॉमन कार्प, इन 6 मछलियों का मिश्रित मछली पालन करेंगे तो ये काफी लाभकारी होगा, इसलिए इन प्रजातियों को कर सकते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में आजकल पंगास मछली जो है इसका भी पालन किया जाता है। इसे आम भाषा में लोग बैकर या प्यासी के नाम से जानते हैं, जिसका एकल मत्स्य पालन करते हैं। ये जो है फीड आधारित मत्स्य पालन है, इसमें तालाब प्रबंधन का विशेष ध्यान नहीं देना होता है, केवल आहार, कृत्रिम आहार के द्वारा ही मछली पालन किया जाता है। जबकि जो भारतीय तरीके का मछली पालन है, मिश्रित मछली पालन है, उसमें प्रबंधन की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें उर्वरकीकरण होता है, रासायनिक और कार्बनिक दोनों तरह के खाद दिए जाते हैं, चूने का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ और अन्य रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, तो वो लाभकारी। लेकिन इसमें पंगास मछली के लिए ये आवश्यक नहीं है, ये आहार आधारित। लेकिन इसकी समस्या एक है कि सर्दियों में ये मछली बढ़वार नहीं करती है। सर्दियों में क्योंकि नवंबर महीने के बाद ही ये मछली सहन शक्ति इसकी नहीं है, विदेश से ये मछली लाई गई है, वियतनाम से, बांग्लादेश के माध्यम से भारत में लाकर प्रचलित की जा रही है, तो ये सहन शक्ति इसकी नहीं होती है, तो ये आगे नहीं चल सकती है। विशेषकर इसे मार्च महीने से शुरू करते हैं और नवंबर तक इसकी निकासी कर लेते हैं, तो इस तरह से ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्राण सिंह जी, जाना आपने कि आप किस तरह से मछली पालन कर सकते हैं। उनका अगला सवाल ये है कि मेरे पास एक देसी गाय है, दूध कम देती है, दूध उत्पादन कैसे बढ़ाएं? जी देखिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के सबसे बड़ा तो ये है कि उसका जो आहार व्यवस्था है वो कैसी है, यानी जो आप उसको चारा दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं। तो 2-3 बातों का आप ध्यान रखें। एक तो यह है कि संतुलित आहार दें। संतुलित आहार का मतलब हमारा ये होता है कि जो हरा और सूखा चारा है वो दोनों मिश्रण करके दें। 1 पार्ट जो है उसमें सूखे चारे का होना चाहिए और 2 पार्ट जो है, 3 पार्ट जो है उसका हरे चारे का होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें मिनरल मिक्सचर जरूर मिले होने चाहिए। अभी क्योंकि जाड़े का वक्त चल रहा है तो थोड़ा सा जाड़ों में, सर्दियों में नमक देना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ देना चाहिए। और अगर और दूध जो है, क्योंकि दुधारू गाय है आपकी, तो उसमें साथ ही साथ आप खल दे सकते हैं, लेकिन खल का ध्यान रखिए, खल को जो है गर्म करके सुबह शाम उबाल के फिर ठंडा करके देंगे तो निश्चित रूप से गाय का दूध उत्पादन बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो प्राण सिंह जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। और इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए अब उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। मैम मेरा सवाल पशुओं को लेकर था। मैं जानना चाह रहा था कि मेरी भैंस है और उसका एक पड़िया है, 2 महीने की हो गई है। मैम दोपहर में जब धूप में बांधे दिन भर सोती रहती है, मतलब खाती पीती नहीं है कुछ भी, सोती रहती है, तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या उसको? और एक कृमिनाशक की शीशी आती है तो उसका दवा का नाम भी जानना था, और वो कब देनी है उस 2 महीने की पाड़ी को, वो भी जानना था। जी देखिए विपिन जी, 2 महीने की है तो बच्चिया है तो नेचुरल है, अभी बच्चा है तो थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, आप धूप में बिठा देते होंगे तो सोती रहती होगी। लेकिन आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो इतना, कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं वह स्वतः दूध नहीं पीते हैं, माँ का दूध नहीं पीते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए जब भी आप इसकी माँ का दूध निकालते हैं तो दूध निकालते समय किसी तरह से इसकी मदद करिए ताकि इसका पेट भरे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पेट कीड़ों की दवा, अगर आपने पूछा कि दवा का नाम क्या है, तो ऐसे दवा मत दीजिए। बाजार में बहुत सारी दवाएं मिलती हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है अपने वहाँ नज़दीक जो आपके पास के पशु चिकित्सक हैं उनकी मदद से जो है लीजिए। हाँ, ये आप अच्छा सोचा आपने, क्योंकि बच्चों को भी जो है कृमिनाशक दवाएं दी जानी चाहिए। कभी कभी जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तब भी पशु जो है या बच्चा जो है सुस्त रहता है, वो कुछ खाता नहीं है और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो अगर आप दवा दिलवा देंगे और थोड़ा दूध पिलाने में खुद मदद करिए उसकी, और ये मदद
करनी होती है। बहुत सारे गायों में विशेष रूप से देखा गया है, जो भैंस का बछड़ा होता है वो तो जो है पी लेता है, लेकिन गाय का बछड़ा या बछड़ी जो है वो थोड़ा सा मदद चाहिए, तो आप उसको मदद करेंगे तो दूध पिलाएंगे तो फिर वो एक्टिव हो जाएगी। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि जाड़े का मौसम चल रहा है, आप सागर में रहते हैं, सागर में भी ठंड का प्रकोप है इस समय, ठंड से जरूर बचाइए छोटे से बच्चे को। बिल्कुल। तो विपिन जी, इन बातों का जरूर ध्यान रखिए और समस्या दूर होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर एसके सिंह, आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले, एक सवाल जो हमने पढ़ा था, जो फेसबुक के जरिए हमें मिला था, रितेश भारती जी ने पूछा था कि मछली पालन के लिए वो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो ऐसे में मछली पालन के लिए प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? उन्होंने बड़ा सही सवाल किया। प्रशिक्षण मेन आवश्यकता है आज की मछली पालन करने के लिए। तो आज भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और उनके जितने भी मत्स्य पालन से संबंधित संस्थान हैं, उसके अलावा राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो यहाँ पर मात्स्यिकी विभाग है, तो उनके माध्यम से भी मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और साथ ही साथ गैर सरकारी क्षेत्र में भी बहुत सारी एजेंसी मछली पालन का प्रशिक्षण देती हैं, तो वहां जाकर वो उसका लाभ उठा सकते हैं और प्रशिक्षण लेकर मछली पालन को और बढ़ावा दे सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। युवराज गौतम जी ने सवाल पूछा है, जो कि नालंदा बिहार से ताल्लुक रखते हैं। इनका सवाल ये है कि एक फ्रिजियन नस्ल की गाय है जो बार बार पतला गोबर करती है, लेकिन एंटीबायोटिक देने पर ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस समस्या शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर पाठक, ऐसे में क्या किया जा सकता है? जी युवराज जी, जो गाय है, एक तो मैं बताऊं आपको, जो गोबर पतला कर रही है उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उसकी गाय के पेट में कीड़े हो सकते हैं, या उसके लिवर में भी कीड़े हो सकते हैं। तो आप पहले तो उसका गोबर, जो भी पतला गोबर आ रहा है, उसको ले जाके कहीं नजदीक के पशु चिकित्सा, आप नालंदा बिहार से हैं, वहाँ पर पशु वेटनरी हॉस्पिटल है, वहाँ पर पहले तो उसका गोबर का परीक्षण करवाइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कृमियों के अंडे उसमें आ रहे हो, जिससे पता चलेगा। दूसरी बात, आपने खुद ही कहा है कि एंटीबायोटिक देता हूँ तो दवा, तो उसे कुछ फायदा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन या संक्रमण जिसको हम बोलते हैं वो है उसके अंदर। आप थोड़े से उसका खान पान का ध्यान रखें, पानी साफ सुथरा दें, गर्म पानी, गुनगुना पानी दें, ठंडा पानी दें, और जाड़ों में भी, क्योंकि ये इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों में भी पशुओं में दस्त लग जाने की या पतला गोबर करने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नालंदा ठंडा जो है जगह है, वहाँ भी ठंड इस समय खूब पड़ रही है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी गाय है वो ठंड से बची रहे, और विशेष रूप से सुबह शाम तो और ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। वासुदेव सिंह जी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी स्वागत है आपका वासुदेव जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं वासुदेव जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी मैम, मैंने ना तालाब बना रखा है, 2000 स्क्वायर मीटर का है। ठीक है। तो हमें बीज में डालना चाहता था, क्या ना संघाड़ा, तो बीज यहाँ तो प्रोवाइड हुआ नहीं कहीं भी। अच्छा, मछली का बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं? हाँ, का ये संघाड़ा कहाँ मिलेगा मुझे? ठीक है, डॉक्टर एसके सिंह बताएं। ये किसान भाई वासुदेव जी जो हिमाचल प्रदेश से रहने वाले हैं, इन्होंने सवाल किया, एक मछली का नाम लिया जिसे बताया सिंघाड़ा। सिंघाड़ा मतलब ये लार्ज कैट फिश में आता है, बृहद बिडाल बीन में आता है, विशेषकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में इसे काफी प्रीफर किया जाता है। लेकिन इसका कुदरती तौर पर तो बच्चे इसमें नदियों में पैदा हो जाते हैं, और ये तली में बैठकर इनमें पेरेंटल केयर होता है और ये होता है। लेकिन इसकी बीज उत्पादन की अभी भी वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा कोई भी सुदृढ़ तकनीकी नहीं विकसित की गई है। इन्हें कुदरती तरीके से सिंघाड़ा का बीज इकट्ठा करके नदियों से या नारों से, और तभी मछली पालन ये कर सकते हैं। विशेषकर अगर इनका हिमाचल में ज्यादा ठंड पड़ती है तो इसके लिए इन्हें संपर्क करना चाहिए। भीमताल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है जिसे कोल्ड वाटर फिशरीज के नाम से जानते हैं, तो वहां संपर्क करें, वहां से उन्हें अन्य, उसके अलावा अन्य प्रजातियों के मत्स्य पालन के बारे में जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल वासुदेव जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल
मिल गया होगा। डॉक्टर पाठक, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्दियों के इस मौसम में आप बार बार सुझाव दे रहे हैं हमारे पशुपालकों को कि वो अपने जो पशु हैं उनके रखरखाव का बेहतर इंतजाम जरूर करें। ऐसे में अक्सर ये कहा जाता है कि पशुओं को हवादार जगह पर रखें, लेकिन जैसे कि आपने भी बताया कि इस देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शीत लहर इस वक्त चल रही है, तो इन ठंडी सर्द हवाओं से पशुओं को कैसे बचाएं? देखिए, बिल्कुल सही आपने बताया कि इस समय शीतलहर का प्रकोप विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। साथ ही साथ जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है वहाँ भी काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो पशुओं को सबसे पहला ये है कि जो आवास है जहाँ किसान भाई पशुपालक अपने पशुओं को रखते हैं, तो पहली व्यवस्था तो हमको वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। व्यवस्था क्या है कि जो उसका आवास है वो आवास ऐसा होना चाहिए कि उसमें ठंडी, जैसे अभी सुबह शाम ठंडी हवा चलती है तो सीधी हवा नहीं जाए। आवास साफ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर धूप की व्यवस्था भी होनी चाहिए। धूप अगर है वहाँ क्षेत्र में है तो धूप भी जानी चाहिए, लेकिन सीधी हवा जो है पशु के शरीर पर नहीं लगनी चाहिए। पहली बात, सुबह शाम जो पशु जहाँ आवास है, जो घर बनाया हुआ है पशुओं का, वहाँ पर जो है जो उसकी खिड़की दरवाजे हैं वो बंद रखें, और जो खिड़कियाँ हैं या रोशनदान है उस पर या तो टाट के या मोटे कपड़े का पर्दा डाल के रखें ताकि हवा का सीधा प्रकोप अंदर जो है सीधी नहीं जाए। एक बात। अगली बात यह है कि जो उनका जो आवास है उस आवास में गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि पशु जो है चारा खाने के बाद गोबर भी करेगा, पेशाब भी करेगा, तो आपको व्यवस्था ये करनी है कि जब भी गोबर करे या पेशाब करे तो वहाँ पर रुके नहीं, वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो, कोई स्लोप ऐसा नहीं हो कि उसका ऊंचा नीचा स्लोप हो, या पशु को वहाँ पे गिरने का कोई खतरा नहीं हो। इस समय क्योंकि ग्यावन पशुओं की जाड़े का मौसम चल रहा है तो ग्यावन पशुओं की भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। उसके लिए जरूरी है कि जो आवास है वो साफ सुथरा हो और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई रपटन, जिससे कि पशु कभी कभी जो बड़े पशु हैं, ग्यावन पशु हैं, कभी कभी रपट जाते हैं, तो रपटने की नहीं हो वहाँ पर। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का भी आपको ध्यान रखना है। अभी आजकल जैसे बच्चे पैदा हुए तो बच्चे पैदा होने के 2-1 दिन तक तो आपको उसकी विशेष व्यवस्था रखनी चाहिए। उसके माँ के साथ उसको रखते हैं, उसको दूध जरूर पिलाएं, क्योंकि अगर खीस नहीं पिलाएंगे तो उसके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं आएगी। तो इस तरह से। और एक चीज और ध्यान रखिए कि पानी का लोग कभी कभी क्या करते हैं, कभी जाड़े पड़ रहे हैं तो पशु को पानी की आवश्यकता नहीं है, ये गलत धारणा है। पशु को, हमको भी पानी चाहिए तो पशु को भी पानी चाहिए। हाँ, ध्यान क्या रखना है कि जो पशु को जो पानी दें आप, वो ठंडा पानी नहीं दें। अभी पोखर तालाबों पर पशु को पानी पिलाने न ले जाएं, वहां से बचें, क्योंकि उनका जो पानी का टेम्परेचर है वो काफी कम हो जाता है। तो पशु जहाँ बंधा हुआ है, जहाँ आवास है, वहीं उन पर गुनगुना पानी उनको पिलाइए, लेकिन पिलाइए अवश्य। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और एक सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं जो कि ईमेल के जरिए प्राप्त हुआ है। आशीष पटेल जी ने सवाल पूछा है लेकिन अपने स्थान का नाम नहीं लिखा है। हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि अपने नाम के साथ साथ अपने स्थान का नाम जरूर लिखें। बहरहाल इनका सवाल यह है कि 1 हेक्टेयर तालाब में कितना 1 साल का मछली का बच्चा छोड़ना चाहिए और कितने बतख छोड़ने चाहिए? जी, तो डॉक्टर एसके सिंह, ये मछली पालन के साथ साथ बतख पालन भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में बताएं क्या सुझाव देंगे? इस पटेल जी ने समन्वित कृषि के बारे में बात की है, जिसमें मछली के साथ साथ व्यवसाय के रूप में बत्तख का पालन करना चाहते हैं। तो इसमें यही बताना चाहेंगे कि 1 हेक्टेयर के लिए जो मानक है 10,000 अंगुलिकाएं। अंगुलिकाएं मतलब बत्तख अगर ये करते हैं तो बड़ी आकार की अंगुलिकाएं, यानी 20 ग्राम के ऊपर की अंगुलिकाएं इन्हें संचय करना होगा, क्योंकि कई बार बत्तख जो होती हैं छोटे आकार की अंगुलिकाओं का भक्षण कर जाते हैं। तो पहले तो इसे बचना होगा। और साथ ही साथ इनको 250 जो बच्चे हैं बत्तख के, उसको 1 हेक्टेयर तालाब के लिए उपयोगी होता है, और 1 हेक्टेयर तालाब के उर्वरकीकरण के लिए काफी लाभप्रद होता है। इसमें इन्हें वर्ष के उपरांत 5 टन के आसपास मछली का उत्पादन मिलेगा। और प्रजातियों के रूप में वही रोहू, भाकुर, नैन और सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, इन प्रजातियों का विभिन्न मात्रा में चयन करें। जैसे अनुपात के तौर पर अगर इन्हें करना है तो ऊपरी सतह की मछलियां जो है 40% रखें, बीच वाली 30% रखें,
और नीचे 40% ये 20% रखें अगर नया तालाब है। लेकिन यदि पुराना तालाब है तो इसका उल्टा होगा, नीचे में 40% मछलियां नीचे वाली रखें। नीचे वाली मतलब कॉमन कार्प और मृगल मछली होती है, बीच में रोहू और ग्रास कार्प रहती है, ऊपर सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प रहती है। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आशीष जी, आपको विस्तार से जवाब मिल गया कि किस तरह से आप अपने जो तालाब है इसमें मछली पालन कर सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप जुड़े रहें दूरदर्शन किसान के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम सर्दियों के इस मौसम में दुधारू पशुओं और मछलियों की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इनके विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं या फिर किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं मछलियों के या पशुओं के स्वास्थ्य के मामले में, तो आप सुझाव ले सकते हैं हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से। इसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com पर आप ईमेल भेज सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ लेते हैं। अशोक कुमार जी सोनीपत हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम ये हमने मिट्टी और पानी को चेक कराया था। अच्छा। तो हमारी जो मिट्टी है, भूमि है, वो क्षारीय है और पानी को भी उन्होंने अनुपयुक्त बता दिया था, भाई खेती में आप इसको यूज नहीं करो। तो क्या ऐसे पानी में हम मछली पालन कर सकते हैं मैम? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर एसके सिंह बताएं कि पानी जो है परीक्षण के बाद अनुपयुक्त मानी गई, लेकिन क्या उसे बेहतर बनाया जा सकता है और मछली पालन किया जा सकता है? बिल्कुल, हरियाणा में ऐसा है कि हरियाणा में 3 प्रकार की स्थितियां हैं। एक जो मिट्टी है क्षारी है, दूसरा मिट्टी जो है लवड़ी है, और तीसरी जो है पानी भी क्षारी है और पानी भी, चौथी स्थिति है लवड़ी है, मतलब नमकीन है। तो ऐसी दशा में वहां पर विचित्र स्थिति है। खेती और मछली पालन दोनों के लिए बहुत सावधानी अवस्थाएं नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मछली पालन वहाँ नहीं किया जा सकता है। आज वैज्ञानिक संस्थानों के इंटरवेंशन से, हस्तक्षेप से हर प्रकार का मछली पालन वहाँ किया जा सकता है। जैसे हमारे किसान भाई ने कहा कि वहाँ उनकी पानी जो है अनुपयुक्त है। अगर ये नमकीन वाला पानी है तो उसकी बहुत सारी मात्राएं हैं, उसमें लो, मीडियम,
हाई लेवल इस तरह की होती हैं। अगर लो लेवल की इनका नमकीन पानी है जो 10 पीपीटी हम बोलते हैं, 10 पार्ट्स पर 1000, मतलब कोई चीज एक जो है 1000वें का हिस्सा इतना अगर नमन की मात्रा है, तो इसमें यही सामान्य मछलियां जो हैं हमारी रोहू, भाकुर, कामन कार्प, ग्रास कार्प, विशेषकर ग्रास कार्प का पालन कामन कार्प के साथ करें तो ये हरियाणा के लिए काफी उपयोगी होगा और लाभकारी होगा। और उच्च दर में अगर जल का जो क्षारीयता या नमकीन अगर जो होता है ज्यादा है, तो उसमें नमकीन पानी होता है, तो उसमें आजकल वहाँ हरियाणा में काफी जोर दिया जा रहा है। एक मैक्सिकन प्राण है, झींगा जिसे कहते हैं, जिसे लेटोपिनियस बेनामाई कहते हैं, तो इसका प्रयोग वहाँ किया जा रहा है। लेकिन ये सीड जो है बाहर से मंगाया जाता है, उसका पालन ये काफी अच्छा स्वरूप उसमें बढ़ रहा है, तो इसको किया जा सकता है। और वहाँ पर सामुद्रिक मछलियों का पालन करके लाली रोहतक में एक केंद्र है, उन्होंने स्थानीय स्तर पर उसका प्रयोग भी किया है और उसके उदाहरण है। उसके अलावा केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान जो करनाल में है, वहाँ पर समन्वित कृषि की विधाएं जो है सोडिक वाटर में जो है, जहाँ पानी में सोडा होता है, वहाँ पर समन्वित कृषि का मॉडल किसानों के परिक्षेत्र में भी किया गया और संस्थान स्तर पर अलग अलग कलर मिट्टी वाले तालाबों में मछली पालन किया गया है। तो ये काफी उपयोगी है और किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अशोक जी, विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से अपने क्षेत्र में आप मछली पालन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल यहाँ पर शामिल करते हैं। आर.एस. यादव जी ने सवाल पूछा है कि मेरी भैंस का दूध 5-6 लीटर था, लेकिन जब से सर्दी हुई है तब से 2 लीटर 500 ग्राम दूध ही एक बार में दे रही है। इसमें क्या कमी हुई है, क्या उपाय करें? जी आदित्य जी, 5 लीटर से 2 लीटर में आ गए, इसका मतलब है 2 बातें हुई हैं। एक तो देखो, आपने सर्दी का पूरा ध्यान रख रहे हो कि नहीं अपनी भैंस का जी, आप वहाँ जरा दोबारा देखिए कि आप जो है सर्दी से उसको बचाइए, क्योंकि सर्दी में भी पशु जो है, भैंस जो है या गाय जो है कम खाती है और उसका उत्पादन घट जाता है। दूसरी बात है कि उसके आहार में कोई परिवर्तन तो नहीं किया है आपने। आहार के परिवर्तन का यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने हरा चारा बंद कर दिया हो या ज़्यादा कर दिया हो, तो एक अनुपात में हरा और सूखे चारे को मिलाइए। साथ ही साथ बिनौले की या इसकी जो मूंगफली की या सरसों की जो खल है, मैं सलाह दूंगा कि आप इनकी खल जो है उनको दें और गुड़ भी खिलाएं उसको, थोड़ा नमक दें। तो अगर ये सब ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, यानी आवास और उसका आहार। तीसरी बात ये देखिए, किसी प्रकार उसके पेटे कीड़ों की दवा दे दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर पेटे कीड़ों की दवा नहीं दी गई है तो नज़दीक के पशु चिकित्सालय में जाएं और वहाँ उनके डॉक्टर्स को दिखा के अपनी गाय के गोबर को टेस्ट करवाइए। टेस्ट कराने की हम हमेशा सलाह देते हैं कि कभी कभी जो है ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमने दवा दे दी है, दवा भूल जाते हैं। कभी कभी गोबर में जो है उसके जो कृमि होते हैं, उनके कीड़े आते हैं, उसके जो अंडे हैं वो आते हैं, तो उनके टेस्ट से पता चल जाएगा कि उनको, क्योंकि दवाएं भी कई प्रकार की होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाजार में गए और आपने कहा कि पेट कीड़ों की दवा दे दो, ऐसा कभी नहीं करें। गोबर का परीक्षण करवाएं और उस हिसाब से दवा दें, तो निश्चित रूप से आदित्य जी आपकी भैंस का दूध का उत्पादन वापस फिर 5 से 6 लीटर जो भी आपका था वो आ जाएगा और बल्कि और बढ़ जाएगा। हाँ, एक बात और दीजिए कि मिनरल मिक्सचर जरूर पिलाइए, खिलाइए उसको। आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का मिनरल मिक्सचर जरूर दीजिए, निश्चित रूप से दूध उत्पादन बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो आर.एस. यादव जी, उम्मीद है कि आप इस सुझाव पर जरूर अमल करेंगे, क्योंकि विस्तार से जाना आपने कि क्या क्या वजह हो सकती है दूध उत्पादन में कमी आने की और इसके लिए आप क्या उपाय अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। राम गोपाल जी शिवपुरी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गोपाल जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार। ये जानना चाहते हैं कि 100 पीस वाली मछली पालन करना, उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी और इसको क्या ये में पाला जा सकता है? जी डॉक्टर सिंह, इनका सवाल मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। एक बार फिर से राम गोपाल जी अपना सवाल दोहरा देंगे। जी राम गोपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही। जी, कृपया अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। जो 100 पीस वाली मछली पालन करना चाहते हैं, जो कांच के और 100 पीस होते हैं उसमें पानी में रखते हैं। अच्छा, एक्वेरियम में जो मछलियाँ होती है, ठीक है। कुएं में तैयार की जा सकती है क्या?
बिजनेस के लिए। हाँ ठीक है, इन्होंने बड़ा बढ़िया सवाल किया कि शौकिया तौर पर जो मछलियां पाली जाती है, जिसे विशेषकर रंगीन मछली हम कहते हैं, उनका पालन किया जा सकता है। विशेषकर इन्होंने कुएं में बात की है कि कुएं में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। कुएं में मछली पालन, जो सौर मछलियां होती हैं जिन्हें मरल्स के नाम से जाना जाता है, उनका पालन किया जा सकता है। और कुएं में जैसे विशेषकर मेढक इत्यादि हो जाते हैं तो उसकी साफ सफाई भी ये मछली कर देती है। तो शौकिया के तौर पर बहुत सारे जगहों पर हमारे भारत की परंपरागत विधि थी लोग 1-2 सौर मछली उसमें डाल देते थे बड़े आकार की, और वो 10 किलो 20 किलो तक वो मछली कुएं में हो जाती थी। और मछली वो जो वायुश्वासी होती थी, हवा से ऑक्सीजन ले लेती है, तो उसका पालन किया जा सकता है। जहां तक कांच के घरों में इन्होंने कहा रंगीन मछली पालन का, तो इसमें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए भी भारत सरकार बढ़ चढ़कर प्रयास कर रही है और राज्य सरकारें भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं। बहुत सारे ऋण इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है। इसे आमतौर पर आज रंगीन मछली हर शहर में पाला जाता है। और भारत के जो वैदिक काल से ही लेकर कहें तो मछलियों को घरों में रहने के लिए वास्तु दृष्टि से भी काफी उपयोगी माना गया है, समृद्धि के लिए। तो इस तरह से लाभकारी है, इसे कर सकते हैं। बिल्कुल रामगोपाल जी, बहुत ही लाभकारी ये व्यवसाय हो चला है और आप भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। गीता सिंह जी ने सवाल पूछा है कि मेरी जर्सी नस्ल की गाय है और 4 महीने से दूध देती है, लेकिन कभी कभी दूध थोड़ा लाल हो जाता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है डॉक्टर पाठक? और क्या ये बहुत अच्छा सवाल आया है ये। देखिए, इसमें क्या है कि जो गाय है दूध देने वाली, या मैं कभी कभी इसको हम बोलते हैं थनैला रोग, हो सकता है आपकी गाय को थनैला हो गया होगा। थनैला जो है, जो टीट होता है या डर है, उसका थन के अंदर जो संक्रमण हो जाता है उसको हम थनैला रोग बोलते हैं। और थनैला रोग की पहचान यही है कि जो उसका थन है उसमें सूजन आ जाएगी, और जब आप दूध निकालेंगे तो उसके अंदर जो है लाल रंग का दूध आता है, यानी ब्लड आता है उसके अंदर। तो इसका इलाज संभव है। अगर ये शुरुआत की स्टेज में थनैला रोग की पकड़ आ जाती है, और पकड़ यही है कि सूजन आ जाए जब आप दूध निकालते हैं या निकालती हैं, तो उस समय आप देखेंगे जैसे ही आप गाय का दूध निकालेंगी तो वो गाय को दर्द होगा उसमें टीट में, उसके थन में। तो ये पहचान है। दूसरा, जब दूध निकाला तो लाल रंग का दूध आ रहा है, निश्चित रूप से वो थनैला है, तो आपको जरूरत है तुरंत किसी अच्छे वेटरनरी डॉक्टर को लाइए और अपनी गाय को दिखाइए और इसका इलाज कराइए। क्योंकि एक बार अगर ये डिले हो गया तो इसमें क्या होता है कि बाद में धीरे धीरे जो टिश्यू है उसके अंदर वो जो है मोटे हो जाते हैं और वो थन बेकार हो जाएगा। और एक चीज और है, एक थन के साथ साथ दूसरे थन में भी आएगा, तीसरे थन में भी आएगा, चौथे थन में भी आएगा, तो बढ़ता जाएगा। तो आपको तुरंत अगर जितनी जल्दी इसका इलाज करा लेंगे वो थन को बचा लेंगी आप। साथ ही साथ ये देखिए कि दूध निकालते समय 2 बातों का ध्यान रखें। दूध निकालते समय हमेशा साफ पानी से उसके अडर को धोइए या उसको थन को दीजिए। आजकल जाड़े का टाइम है तो जाड़े में थोड़ा गुनगुने पानी से और किसी साफ कपड़े से उसको धोइए। और आपके हाथ, खुद के भी हाथ जो है, ऐसा नहीं है कि मैंने गाय का थन तो धो लिया और मेरे हाथ खुद के गंदे हैं, तो हाथ भी आपके साफ होने चाहिए ताकि जो दूध का एक तो संक्रमण नहीं होगा, साथ ही साथ जो दूध आएगा वो भी जो है हमारा किसी प्रकार के संक्रमण से रहित होगा। बिल्कुल, तो स्वच्छता का ध्यान रखना भी यहाँ पर बेहद जरूरी है। तो गीता जी बिल्कुल देर न करे, क्योंकि जो समस्या आपने बताई है वो थनैला के लक्षण लग रहे हैं, तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इसी के साथ हेलो किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मजा आ रहा है। अरे वाह भैया, अकेले अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। आकाश तिवारी जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आकाश जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आती है। जी जी आकाश जी अपना सवाल पूछें। जी मैम, मेरे गाय जो है जी उसको मैम जी चपटे पड़ गए हैं और दवा देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। चकत्ते पड़ गए हैं शरीर पर? जी 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 जी। अच्छा, क्या वजह हो सकती है डॉक्टर पाठक इसकी? देखिए आकाश जी, हो सकता है आपकी गाय को किसी चीज से एलर्जी हो रही होगी, क्योंकि एलर्जी में भी कभी कभी चकत्ते आ जाते हैं। चकत्ते अगर लाल रंग के हो रहे हैं तो और थोड़ा सा गंभीरता हो सकती है। तो आप इसको अपनी गाय को किसी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि जब देखने से ही पता चलेगा किस चीज से। साथ ही साथ आपने उसके कोई खान पान में अभी बहुत जल्दी कोई परिवर्तन तो नहीं किया है कोई चीज, जैसे कि एलर्जी। लोग यही देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कभी कभी सोचते हैं कि एलर्जी हमको ही होती है, हमारे पशु को नहीं होती है। ये उदाहरण है आपकी गाय, इसको निश्चित रूप से कोई ना कोई किसी चीज से एलर्जी है। या एक ये भी हो सकता है कि कभी कभी पेट में कीड़े भी होते हैं, पेट के कीड़ों में भी चकत्ते आ जाते हैं, शरीर में भी कीड़े हो जाते हैं, तभी चकत्ते आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको अपनी गाय का परीक्षण कराना चाहिए और इसका तुरंत इसका आपको निदान भी मिल जाएगा। बिल्कुल, तो उम्मीद है आकाश जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एक ईमेल यहाँ पर शामिल करते हैं। दिनेश पुनिया जी ने सवाल पूछा है, जो कि श्री गंगानगर राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। इनका सवाल ये है कि मेरे खेत का आकार 75 गुणा 75 गुणा 15 फीट है, जिसमें मछली पालन करना चाहता हूँ। इस संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करें। तो कई बातें डॉक्टर एसके सिंह यहाँ पर आप मछली पालन के बारे में बता चुके हैं, उनमें से कुछ खास बातें अगर आप बताना चाहें। उसमें जैसा कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूं कि इनका जो इन्होंने जो आकार बताया ये उपयोगी है मत्स्य पालन के लिए। और इनको गहराई जो है तालाब की जो है ये 2 मीटर रखनी होगी। और ये ध्यान रखना होगा, चूंकि गंगानगर की राजस्थान की बात की है तो रेतीली तो नहीं जमीन है। अगर रेतीली है तो इन्हें मत्स्य पालन के लिए वैसे जैसे मैंने बताया मटियार है, मटियार दोमट मिट्टी होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए ब्रिक लाइन पांडे बना सकते हैं। आजकल सरकार की योजनाओं का लाभ लगाकर आरसीसी वाले तालाब बना सकते हैं। अगर वो नहीं होता तो वो तालाब बनाकर और उसमें प्लास्टिक लाइन के बिछाकर, जैसे इंदिरा नहर वहां पर बिछाई गई है राजस्थान में, उस तरह के तालाब बनाकर और मछली पालन एक कर सकते हैं और इनके लिए लाभकारी हो सकता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और एक और ईमेल है जो भेजा है अजय कुमार जी ने मुजफ्फरपुर बिहार से, इसे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इनका सवाल ये है कि मेरे पास एक भैंस है जिसे दवा दे चुके हैं, सफाई भी करवा दिया है और भैंसा से क्रॉस करवाया है, लेकिन फिर भी टिक नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या करें? जी देखिए, बिल्कुल आपने इलाज तो कराया है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप उसका दोबारा परीक्षण, उसके जननांग का दोबारा परीक्षण कराइए और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अच्छे डॉक्टर का मतलब हम जब यहाँ बोलते हैं, इसका मतलब है कि वो वेटनरी डॉक्टर होना चाहिए, कोई झोला छाप नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी ऐसे ही आदमी से करा लिया है तो आप अपनी भैंस का नुकसान भी कर देंगे, क्योंकि जो जननांग जब टेस्ट किए जाते हैं तो जब उसमें हाथ डाला जाता है तो पूरी सफाई का ध्यान रखते हैं। तो आप किसी और नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर ले जाइए, वहाँ पर टेस्ट कराइए। साथ ही साथ देखिए कि आपने जो भैंसे से यानी आपने सीधा क्रॉस कराया है, एआई नहीं कराई है, अगले बार एआई से ट्राई करिए।
तो हो सकता है कि आपकी जो भैंस है वो ज्ञावन हो जाए। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर एसके सिंह, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और जैसे कि आपने कार्यक्रम में हमें बताया कि सर्दियों के इस मौसम में जो मछलियां हैं वो काफी निष्क्रिय हो जाती हैं, शिथिल पड़ जाती है और भोजन भी नहीं ग्रहण करती हैं, तो ऐसे में इनके आहार की व्यवस्था किस तरह से करनी चाहिए और मछलियां स्वस्थ रहे, इसके लिए कुछ और अगर सुझाव देना चाहें आप? इनको आहार के लिए विशेषकर इस बात का ध्यान देना होगा, जैसे परंपरागत भोजन है, सरसों की खली हुई, धान का कना हुआ और गेहूं का चोकर हुआ इत्यादि देते हैं मिनरल मिक्सचर के साथ। तो इसको जैसे आपके वीडियो क्लिप में भी बताया गया कि बाल बना कर दिया जाता है, तो इसे बाल बनाकर न दिया जाए, क्योंकि खाद्य पदार्थ आमतौर पर 60% ही उपयोग में मछलियां ले पाती हैं, 40% प्रदूषक के काम में होता है। इसीलिए आजकल बाजारी माध्यम से, बाजारीकरण के द्वारा, कंपनियों के द्वारा जल प्लावित आहार आजकल आ गए हैं, तो उसका उपयोग इन्हें करना होगा। अब परंपरागत तरीके से जो आहार सामान्य दशाओं में 3-4% कुल शारीरिक भार के हिसाब से देते हैं और सर्दी में इसे आधा से 1% के दर से देते हैं, लेकिन जल प्लावित आहार 1 से 2% सामान्य दशाओं में करते हैं, तो इसे भी कम करके आधा % के आसपास इन्हें देना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान देना होगा, देने की विधियों पर ध्यान देना होगा। बैग मेथड करना होगा परंपरागत विधियों में, या चटाई पर बिछाकर देना होगा परंपरागत विधियों में, या जल प्लावित में तो वो तालाब में डाल देंगे तो वो 4-6 घंटे वो वैसे ही जल प्लावित अवस्था में रहेगा और मछलियों द्वारा पूरा आहार का उपयोग कर लिया जाएगा। इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, तालाब में पानी का में किसी प्रकार का तनाव नहीं आएगा, जिससे मछलियों की वृद्धि पे कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर एसके सिंह, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें कार्यक्रम के दौरान दी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल यहाँ पर शामिल करते हैं। ये सवाल भेजा है राम जनक जी ने, जो कि अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हैं। इनका सवाल ये है कि मेरे पास एक भैंस है और बच्चा देने पर 4-5 महीने तक ही दूध देती है, आगे नहीं देती, तो क्या वजह हो सकती है अचानक से दूध देना बंद करने के? ऐसा होता नहीं है, बच्चा देने के 4-5 महीने बाद तो बल्कि और अच्छा दूध देना चाहिए। आप ध्यान रखिए आहार का उसका, क्योंकि आज हम पूरे कार्यक्रम में हम आहार के ऊपर बात करिए। मैं एक बार फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि देखिए, संतुलित आहार दीजिए। जिस तरह से हमको अपने शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, वैसे ही पशु को भी आवश्यकता होती है, और खासकर जो पशु दूध दे रहे हैं उनको तो विशेष रूप से। तो संतुलित आहार दीजिए, हरा चारा कभी बंद मत करिए, और मिनरल मिक्सचर दीजिए। साथ ही साथ जो है, अगर आप क्योंकि बिनोले की खल देते हैं या आप मस्टर्ड की खल देते हैं, तो दोनों टाइम खल दीजिए, गुनगुना पानी पिलाइए। और अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से जो भैंस है वो जो दूध उसे देना चाहिए वो दूध देगी। जी जी। डॉक्टर पाठक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर्दियों के मौसम में कई तरह की बीमारियां हो सकती है, क्या इनके रोकथाम के लिए किसी तरह से टीकाकरण करवाया जा सकता है? हाँ, देखिए, एक तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी कई परियोजनाएं चला रखी है, और ये पशुपालक भाई ये जानते हैं कि भारत सरकार इस समय की प्राथमिकता जो है पशुपालन पर है। माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है डबलिंग द फार्मर, यानी किसान की आमदनी दुगनी करना, तो आमदनी दुगनी का मतलब उनका ये है प्रधानमंत्री जी का कि आमदनी आप अपनी खेती से भी करिए, मछली पालन से भी करिए, आप मक्खी पालन से भी करिए, मधुमक्खी पालन से भी करिए, और पशुपालन से करिए। तो पशुपालन से जो आमदनी दुगनी जब ही होगी हमारा, जब पशु स्वस्थ रहेगा। तो पशु को स्वस्थ रखने के लिए भी भारत सरकार ने एक योजना चला रखी है, जिसके अंदर आपके पशुओं का सभी बीमारियों के जो मुख्य 3-4 बीमारियां हैं, जैसे आपकी जो FMD है, खुरपका मुंहपका रोग है, आपका HS है, गला घोंटू रोग है, ब्लैक कार्टर है, इन तीनों बीमारियों का जो टीकाकरण है वो भारत सरकार की मदद से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। उसका कोई पैसा किसी पशुपालक को नहीं दिया जाता है। तो आपको, लेकिन आपको उसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो आप जरूर जाइए, लाभ पशुपालकों को जरूर उठाना चाहिए। डॉक्टर KML पाठक, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, मछलियों की देखभाल कर सकते हैं सर्दियों के इस मौसम में। आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता रहे हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है रबी फसलों में पाले से बचाव, और इसके अलावा मशरूम की खेती,
कल लाइव कार्यक्रम के दौरान, तो आप सवाल पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहले ही पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इस पर आप ईमेल में अपने सवाल भेजें, लेकिन सवाल के साथ साथ नाम और जगह का उल्लेख भी जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इनसे जरूर जुड़े रहें, इससे कार्यक्रम की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी, साथ ही अपने सवाल भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। दूरदर्शन किसान के टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करने के लिए डायल करें 1800-113060 पर। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।